हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बच्चों, वैसे तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, बट ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा है, और थोड़ा सा है तो मैं इसे ज्यादा सा आपको पढ़ा दूंगा और खूब बढ़िया से आपको समझा दूंगा। गाइस देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत कहां से हुई, खोज कहां से हुआ, हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या। हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने, किसने? हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने बच्चों, हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया गाइस। वो एक्सपेरिमेंट क्या था जरा देखिए। हर्ट्ज ने एक इस तरह का कांच का ट्यूब लिया और बच्चों उस ट्यूब में एक एनोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया, और एनोड कैथोड लगाया और यहां पर एक बैटरी लगा दी। और हर्ट्ज ने क्या किया कि एक यहां से सनलाइट गिराया बच्चों, सनलाइट गिराया कैथोड पर। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा प्लेट एनोड कहलाएगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट कैथोड कहलाएगा। हुआ क्या बच्चों कि हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने कैथोड पर सनलाइट को गिराया, इंसिडेंट किया। जब उसने सनलाइट को गिराया तो उसने देखा कि सर्किट में करंट फ्लो होने लगा। एक एमीटर लगाया हुआ था, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। बेचारा पूरी लाइफ तक, जब तक जिंदा रहा, ये पूरी लाइफ, पूरी होल लाइफ इस बात को ये समझा ना सका कि कैसे होता है। अपने पूरे जिंदगी में इस जो है हर्ट्ज ने इस बात को समझा ना पाया कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब कैथोड पर हम सनलाइट गिराते हैं, जब कैथोड पर हम सनलाइट गिराते हैं तो सर्किट में कैसे करंट फ्लो होने लगती है। इसके बारे में बेचारा कोई जवाब ना दे पाया और पूरी जिंदगी समाप्त हो गई। फिर बच्चों एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने बड़ी मेहनत से चीजों को किया और लोगों को समझाया। मैक्स प्लैंक ने बताया कि अगर किसी मेटल पर, अगर बच्चों किसी मेटल पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, हर एक शब्द का मतलब है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरे तो इस मेटल सरफेस से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर किसी मेटल पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरे तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको समझाया मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थियरी की मदद से, अपनी क्वांटम थियरी की मदद से समझाया। मैक्स प्लैंक ने बताया कि अगर किसी मेटल पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो उस मेटल से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इसको समझाने के लिए उसने अपनी क्वांटम थियरी दी। अब जरा देखो उसने क्वांटम थियरी में क्या बताया। उसने बताया कि सबसे पहली बात कि जो तुम्हारा बच्चों लाइट है, ये लाइट जो है डुअल नेचर दिखाता है। ये वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। तो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, उस साइंटिस्ट का भी नाम समझ लो मैक्स प्लैंक है। उसने लाइट के पार्टिकल नेचर को समझाया लोगों को। उसने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं
और हर एक पैकेट से एसोसिएटेड एनर्जी होती है H इंटू न्यू, जहां पर बच्चों न्यू है लाइट की फ्रीक्वेंसी, जहां पर न्यू है लाइट की फ्रीक्वेंसी और H है प्लैंक्स कांस्टेंट, H है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर। गाइस प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थियरी में बताया कि लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है और हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एनर्जी किसके बराबर होती है, H न्यू के बराबर होती है। और इस हर पार्टिकल को फोटॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोटॉन बोला जाता है। तो इसे एनर्जी का क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब बच्चों जरा देखो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने बताया भाई लाइट गिर रही है, लाइट के पास लाइट पार्टिकल के फॉर्म में यानी फोटॉन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और जब फोटॉन गिरता है तो कोई फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी एज इट इज इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए सरफेस को छोड़ करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सिंपली उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो मैक्स प्लैंक ने बताया कि देखो दुनिया वालों, जो चीज चाचा हर्ट्ज नहीं समझा सके उसे मैं तुम्हें समझा देता हूं। लाइट गिरती है तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां से क्या निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जरा बताओ कि पॉजिटिव टर्मिनल इसको अपनी तरफ खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा, खींच लेगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगा। लाइट की वजह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और बच्चों लाइट की वजह से बहने वाली करंट को फोटो करंट भी बोला जाता है, कि करंट which is flowing through the circuit because of the incidence of light is known as photoelectric current, is known as photoelectric current। अब बच्चों जरा बात को गौर से देखो, हुआ क्या कि जो बात को हर्ट्ज न समझा सका था उसको मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थियरी की मदद से समझा दिया। उसने क्वांटम थियरी में बताया था कि लाइट छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं और हर एक पैकेट से एसोसिएटेड एनर्जी H न्यू होती है, जहां पर न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है H प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब जरा देखो अगर फोटॉन गिरेगा उसके पास एनर्जी होगी, वो एनर्जी एज इट इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना सरफेस छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा और उसको एनोड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। एकदम सिंपली उसने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। जब उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से अपनी बात को एक्सप्लेन कर दिया तो फिर वो यहाँ रुका नहीं, उसने बहुत कुछ दुनिया को समझाया। अब वो जो बहुत कुछ दुनिया को समझाया वो क्या है, जरा एक बार फिर से आप सभी लोग देखें और समझने का प्रयास करें। बच्चों जो उसने एक डायग्राम बनाया था अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में, जो कि आपने अभी देखा कि ऐसा है, इसमें उसने एक व्यवस्था लगाई जिसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर एक ऐसा एक्सटर्नल अरेंजमेंट होता है कि उसकी मदद से हम जिस प्लेट को जो पोटेंशियल देना चाहें दे सकते हैं। अब जरा देखना, कॉम्यूटेटर की मदद से हम जिस प्लेट को जो पोटेंशियल देना चाहें दे सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, जरा बहुत गौर से देखना। पॉइंट नंबर 1, हम विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटर, विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटर एक मशीन है समझ लीजिए जो पोटेंशियल जनरेट करती है, जिसकी खास बात है कि जो जिस प्लेट को जितना पोटेंशियल चाहो दे सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटर, विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटर we provide negative potential, we provide negative potential to एनोड। हम कॉम्यूटेटर की मदद से एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। अब जरा देखो, जैसे ही
सनलाइट इस पे गिरी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब तक ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज था तब तक तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा था। अब जरा देखिए, जब ये एनोड बच्चों किसकी मदद से, कॉम्यूटेटर की मदद से नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो नेगेटिव चार्ज हो गया तो क्या हुआ, अब पॉइंट नंबर 1, आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जहां इन पे पहले लगता था अट्रैक्शन, अब वहीं रिपल्शन लगने लगेगा। यानी कि जैसे ही हम कॉम्यूटेटर की मदद से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किए किस पर, एनोड पर, तुरंत आने वाले इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगने लगेगा, रिपल्शन लगने लगेगा। repulsion will started at electron coming from कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लगने लगेगा बच्चों। ठीक है, रिपल्शन लगेगा। अब जरा देखो, we increase negative potential at anode with the help of commutator। बच्चों हम उसी कॉम्यूटेटर की मदद से क्या करते हैं, एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने लगते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन भी बढ़ेगा। बढ़ाते बढ़ाते कोई तो ऐसी स्थिति होगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां ना जा पाए। देखो शुरू में नेगेटिव पोटेंशियल हम बढ़ाए, बट इन इलेक्ट्रॉनों के पास गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी भी तो है। तो भले इन पे रिपल्शन लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से दाब के नोड पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। अब अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते गए तो आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन बढ़ता जाएगा। एक कोई तो ऐसी स्थिति आएगी जब एनोड के पास इतना नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां ना आ पाए, तो उसे ही बोलते हैं बच्चों कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसे, कट ऑफ पोटेंशियल। तो जरा देखिएगा, अब कट ऑफ पोटेंशियल क्या है ये हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो हम नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे थे, और पॉजिटिव प्लेट को जब हम कॉम्यूटेटर के हेल्प से नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे थे तो कोई तो ऐसा पोटेंशियल आया जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल करके एनोड पे ना पहुंच सका, तो उसी पोटेंशियल को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। जब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से चल के ना जा सके, तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज वेरी सिंपल, कट ऑफ पोटेंशियल। जरा देखें कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, जरा बारीकी से बातों को समझें। गाइस देखिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, ध्यान से देखिए कितना सटीक तरीके से मैं इसे डिफाइन कर देता हूं। नेगेटिव पोटेंशियल applied on anode with the help of commutator, negative potential applied on anode with the help of commutator at which photoelectric current, ध्यान से देख लीजिएगा किसका नाम ले रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द photoelectric current becomes zero is called cut off
पोटेंशियल, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि मैं सीधी भाषा में समझा दूं तो एनोड को दिया गया वह नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पर एमीटर लगा रहता है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है, उसको बोलते हैं बच्चों कट ऑफ पोटेंशियल। फिर से सुन लीजिए कि दैट पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द एनोड with the help of commutator at which photoelectric current becomes 0 is called cut off potential। देखो जरा, वैज्ञानिकों ने कट ऑफ पोटेंशियल पर कई सारे काम किए, वो क्या काम किए जरा एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। जरा देखो क्या क्या काम किए, ये मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो लाइट गिर रही थी, इस लाइट का उन्होंने क्या किया, इस लाइट का उनने बच्चों इंटेंसिटी को क्या किया, इंटेंसिटी को, जो गिरने वाली लाइट थी उसकी इंटेंसिटी को डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। फिर से सुन लीजिए कि केस 1, सबसे पहले वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो इंसिडेंटेड रे थी उसकी इंटेंसिटी डबल कर दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रखा। जब वैज्ञानिकों ने इंटेंसिटी को डबल किया और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा तो उन्होंने देखा कि एट कट ऑफ पोटेंशियल, बहुत ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा समझा दूंगा, एट कट ऑफ पोटेंशियल अभी भी अगेन करंट इज 0, अगेन करंट इज 0। क्या देखा गाइस, जरा देखिए, उनने देखा कि कट ऑफ पोटेंशियल पर अभी भी करंट 0 है। अभी भी मतलब कब, जब इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया। अब जरा देखिए इससे रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ही सबसे मेन बात है। कब करंट 0 होगा आप बताओ, जब यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन चल के यहां ना पहुंचे। देखो कट ऑफ पोटेंशियल पर इंटेंसिटी को डबल किया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और पाया कि करंट 0 है, इसका मतलब कि पक्का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां नहीं पहुंच पाया। अब कट ऑफ पोटेंशियल पर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तभी पहुंच पाएगा जब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़े। जब तक उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता तब तक कट ऑफ पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल वही पोटेंशियल होता है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन चल के ना आ पा रहा हो, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन चल के नहीं आ पा रहा है। अब जब तक काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां जाने की संभावना खत्म है। और हमने देखा कि केस 1 में इंटेंसिटी को डबल किया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, फिर भी करंट 0 है। इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल करके एनोड पे नहीं जा पा रहा है। means no electron is coming, means no electron is coming from cathode to anode। अब इसका भी रिजल्ट क्या है जरा देखो, इसके भी अंदर की क्या बात है, क्या बात है इसके अंदर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is free from intensity of incidented ray। यानी कि जो लाइट इस पर गिर रही है, इस लाइट के इंटेंसिटी पे कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती। अगर डिपेंड करती होती बच्चों तो इंटेंसिटी को डबल कर देने पर कट ऑफ पोटेंशियल पर इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती, और काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती
तो धड़धड़ा के यहाँ से यहाँ पहुंचने लगते ही नहीं पहुंचने लगते। तो मान लो 5 किलो जूल की काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रोके गए थे। अब जैसे ही इंटेंसिटी डबल होने पर अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हुई होती तो बताओ क्या 10 वाले थोड़ी रोक पाता है इस पोटेंशियल पर, जिसपे मैक्सिमम 5 वाला रुका था उस पे बढ़ने के बाद वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी रुक पाता। जब बढ़ने के बाद वाला इलेक्ट्रॉन नहीं रुक पाता तो करंट फ्लो हो जाता। अब करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली। यानी कि फिर से कंक्लूड कर दूं, पहले पॉइंट से ये निष्कर्ष निकला कि जब हम कैथोड पर गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, तब बच्चों कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी फर्क पड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचा होता, और इलेक्ट्रॉन अगर एनोड तक पहुंचा होता तो करंट मिली होती। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। अब जरा देखो केस 2 पे। केस 2 की बात करूं तो बच्चों केस 2 में साइंटिस्ट ने क्या किया कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। जैसे महाशय ने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को डबल किया, तुरंत क्या हुआ, और ये सब कब हो रहा है, एट कट ऑफ पोटेंशियल। ये हमेशा याद रखना, एट कट ऑफ पोटेंशियल, एट कट ऑफ पोटेंशियल। तो जरा देखो बात को ध्यान से और समझो। इंटेंसिटी को क्या किया, कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। तो सरकारों ये हुआ कि करंट मिल गई। करंट मिलने का क्या मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी को डबल करते ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने लगे, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तभी पहुंच सकते हैं जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हो। यानी कि क्या रिजल्ट निकला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम कैथोड depends upon the frequency of incidented light. Kinetic energy of electron coming from cathode depends upon the frequency of incidental light. मेरे पास इधर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, फिर भी लिख देता हूं, आगे तुम समझ लेना। नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि इंटेंसिटी को पहले बढ़ाया था तो कोई करंट नहीं मिला। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो देखा करंट मिल गया। करंट मिल गया, उसका सीधा एक ही रिजल्ट है और कोई दूसरा रिजल्ट नहीं है। उसका रिजल्ट यही है जो हमने लिख रखा है, क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन coming from cathode is totally controlled by the frequency of incidental light, not on the intensity of incidental light. अब जरा देखो केस 3 में उसने और बवंडर मचाया। केस 3 में क्या किया, केस 3 में उसने कट ऑफ पोटेंशियल पर ही क्या किया, इंटेंसिटी को भी डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को जब डबल कर दिया तो उसने पाया कि करंट भी डबल हो गया। अब करंट तो तभी डबल हो सकता है जब चार्ज डबल हो जाए, और चार्ज तभी डबल हो सकता है जब नंबर ऑफ इजेक्टेड निकलने वाले नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डबल हो जाए। जब तक इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डबल नहीं होता तब तक चार्ज नहीं डबल होगा, जब तक चार्ज नहीं डबल हो सकता तब तक करंट नहीं डबल होगा। इसका मतलब जरा देखो बहुत बड़ी बात निकली, क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहे हैं वो ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहा है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे ना डिपेंड करता होता तो इंटेंसिटी को डबल करने पर करंट डबल ना होती। देखो पहले जब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, इंटेंसिटी को डबल किया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल तो दुगना रहे थे। जैसे पहले
I इंटेंसिटी पे 10 निकले होंगे तो 2I पे 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। 20 निकले चाहे 100, जब तक यहां से चल के यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 20 निकले चाहे 20,000 निकले, तो निकलने से क्या मतलब है? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तभी तो यहां से चल के यहां जा पाएंगे ना। तो इंटेंसिटी डबल करने पे यहां भी इलेक्ट्रॉन निकले थे, लेकिन वो यहां से चल के यहां नहीं जा पाए। इस बार सिर्फ इंटेंसिटी ही नहीं डबल हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी डबल हो रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हुए, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, तो यहां से चल के यहां पहुंच गए। यानी कि जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल किया गया तो देखा गया करंट डबल हो गया, जो इस बात को प्रूफ करता है कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनका नंबर डिपेंड करता है गिरने वाले लाइट के इंटेंसिटी पे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है गिरने वाले लाइट के फ्रीक्वेंसी पर बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि जरूर इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये 3 जो है रिजल्ट निकाला वैज्ञानिक ने, और ये तीनों रिजल्ट आपके लिए बहुत काम के हैं। कट ऑफ पोटेंशियल के बाद अब कुछ और चीजें आप समझ लीजिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क फंक्शन। अगर बच्चों मैं बात करूं किसकी, वर्क फंक्शन की, तो जरा आप लोग ध्यान से देखें। वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास कोई मेटल है और मेटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे मान लीजिए कि सनलाइट गिरती है, ये हमारे पास सूर्य है, इससे कोई लाइट गिरती है इस पर, और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो निकलेगा सरफेस छोड़ के तब जब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो। अब जरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहा है तो सरफेस के इलेक्ट्रॉनों को, तो जरा देखो, निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अगर कोई इसके नीचे का इलेक्ट्रॉन होगा तो ऊपर के आजू बाजू के इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करता हुआ निकलेगा, और नीचे का इलेक्ट्रॉन होगा तो और ज्यादा कोलिजन करेगा, और नीचे का इलेक्ट्रॉन होगा तो और ज्यादा, और नीचे का होगा तो और ज्यादा। यानी कि किसी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो सरफेस के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी सबसे कम होगी, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ और, उसके अंदर कुछ और, उसके अंदर कुछ और। यानी कि किसी एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डिफरेंट एनर्जीज लग सकती है। ये बात अगर आप समझ गए होंगे तो अब आगे देखिए वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि दैट मिनिमम एनर्जी, डेफिनेशन ध्यान से सुनना, दैट मिनिमम एनर्जी, दैट मिनिमम एनर्जी, that minimum energy which is, that minimum energy which is required, which is required to remove, which is required to remove an electron, which is required to remove an electron from any metal, from any metal, is called वर्क फंक्शन। कह रहा है कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी लगती है वही वर्क फंक्शन कहलाता है। इसका अब एक ही मेटल से अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी लग रही है, इसका मतलब नोट करके हमें एक बात जान लेना चाहिए कि वर्क फंक्शन for same metal, work function for same metal may have different value, यानी कि सेम मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अब जरा देखिए, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी लाइट गिराने पर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which is responsible to remove an electron from any metal surface is known as threshold frequency। किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। अब जरा देखो,
वर्क फंक्शन को फाई से डिपेंड करते हैं। फाई क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन एनर्जी है। अब जरा ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। वर्क फंक्शन एनर्जी है, दैट मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। तो जरा देखो, ये वर्क फंक्शन इसी न्यू नॉट से एसोसिएटेड एनर्जी को ही तो बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? किसी फ्रीक्वेंसी से अगर एसोसिएटेड एनर्जी चाहिए हो तो कुछ बड़ा काम नहीं करना है, खाली उसको क्या कर देना है, उसको h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। कभी भी किसी फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग एनर्जी चाहिए तो जस्ट मल्टीप्लाई दैट फ्रीक्वेंसी बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब न्यू नॉट वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर किसी मेटल से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी ही तो वर्क फंक्शन कहलाएगी, क्योंकि वर्क फंक्शन का डेफिनेशन जरा सोचो क्या है। वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। उम्मीद करता हूं कि यह भी बात आपको बच्चों समझ में आई होगी। अब जरा देखो, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। और ये बिल्कुल कन्विंसिंग बात है, क्योंकि अलग अलग मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग अमाउंट की एनर्जी लगेगी। ठीक है, जैसे भाई बहुत स्वाभाविक सी बात है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सपोज करो हमारे पास है, तो सीजियम में से तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, लेकिन लिथियम में से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है? छोटी, और इसकी साइज क्या है? इसकी साइज क्या है? बड़ी। इसकी साइज। अब बच्चों अगर हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज करिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा, कहता है कि which one is best metal for photoelectric effect। मान लीजिए कि बच्चों हमसे कहता है कि which one is best metal, which one is best metal for photoelectric effect। हमसे कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनमें से कौन बेस्ट मेथड है। आयरन दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, और उसके बाद जो है मान लीजिए एल्युमिनियम दिया हुआ है, एंड द फोर्थ वन सपोज सीजियम दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों होना क्या रहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास एक मेटल रहता है, उसमें लाइट गिरता है उस पर, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना रहता है। इलेक्ट्रॉन उसी का निकल पाएगा आसानी से जिसका साइज बड़ा हो, और यानी कि जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो। तो अगर हम देखें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ सीजियम करता है, सबसे बड़ा है और सबसे लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अपने साथ रखता है। तो बच्चों अगर आप इससे देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक चीज आप जान लेना कि किसी मेटल पे जब लाइट गिराई जाती है तो हर लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर गिरे तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे बच्चों अगर हम सोडियम की बात करें, या हम मान लीजिए कि मैग्नीशियम की बात करें, या मान लीजिए कि हम एल्युमिनियम की बात करें, तो जरा देखना इस पे मान लीजिए कोई लाइट गिरता है तो हर लाइट पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जरा देखो, मान लीजिए इस पे ये लाइट सनलाइट गिर रहा है, तो अब मैं समझाना चाहता हूं आपको कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक फिक्स वैल्यू से ज्यादा या उसके बराबर हो। उस फिक्स वैल्यू को बोलते हैं न्यू नॉट। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसके दोनों नाम है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। अब आप जरा देखो, अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई बच्चों तो किसी काम का नहीं है, फिर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, उसको इससे ज्यादा होना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, यानी कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। अगर ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है तो जरा देखो, मान लीजिए सोडियम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है न्यू नॉट की x, मैग्नीशियम के लिए न्यू नॉट की वैल्यू है कितनी y, और एल्युमिनियम के लिए न्यू नॉट की वैल्यू है सपोज z। तो जब गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी
न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स हुआ तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस देन एक्स हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स हुआ बच्चों तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल दहाड़ के होगा। ठीक वैसे ही अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो, गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो, लेस देन वाई हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली यहां अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस देन जेड है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इतनी बातें समझ पाए होंगे बच्चों। अब आगे मैं चलता हूं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल है बच्चों, इस मेटल पे मान लीजिए कि सनलाइट गिर रहा है। सनलाइट अगर गिर रहा है मेरे शेरों तो जरा देखो, सनलाइट आएगा इस पे गिरेगा, उसमें से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस इलेक्ट्रॉन की मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जानना चाहता हूं। इट इज वेरी सिंपल। देखिए अगर मान लिया कि गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू और इस मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी है सपोज इट इज न्यू नॉट, तो जरा देखो प्लैंक्स चाचा ने बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी से हम कैसे एनर्जी पता लगा सकते हैं। अब अगर मैं इस यहां मेटल पर गिरने वाली टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी कितना गिर रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही है, इससे एसोसिएटेड एनर्जी होगी एच न्यू। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल गिरने वाली एनर्जी की तो टोटल जो एनर्जी गिर रही है मेटल पर वो कितना गिर रही है, एच न्यू। अब जरा देखो माइनस निकालने में इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, वर्क फंक्शन के बराबर बच्चों, क्योंकि वर्क फंक्शन होता क्या है, वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। यहां से निकाल के सरफेस तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत लगती है प्यारे बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। अब जरा देखो टोटल एनर्जी गिरी इतनी, निकालने में कितनी वेस्ट हुई, निकालने में वेस्ट हुई वर्क फंक्शन के बराबर, तो बची कितनी, गिरी इतनी, निकालने में वेस्ट हुई इतनी, तो दिस माइनस दिस, ये एनर्जी बची जिसे लेकर के इलेक्ट्रॉन भागेगा, जिसे लेकर के इलेक्ट्रॉन भागेगा 100%। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। हियर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी कितनी गिरी, एच न्यू, निकालने में कितनी वेस्ट हुई 5, ये एच न्यू नॉट के बराबर होता है। तो इस रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पता लगाने में। बच्चों बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो अरे भाई आपने कमाया 100 रुपए, खर्च किया 20 रुपए, तो बचा कितना आपके पास 80, कैसे आया 100 माइनस 20। अब इस पे गिरी कुल एनर्जी कितनी, मान लो गिरी कुल एनर्जी 100, निकालने में कितनी वेस्ट हुई 20, तो बची कितनी 100 माइनस 20 80। इसी 80 एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन भागेगा और उसी को अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और हम जानते हैं कि हमको बस लाइट की फ्रीक्वेंसी दे दो, प्लांक्स की मदद से हम तुरंत उससे एसोसिएटेड एनर्जी पता लगा लेंगे क्योंकि E होता है एच न्यू के बराबर। अब बच्चों अगर आप इतनी बात समझ गए हो कि कैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे अप्रोच लगाते हैं तो आगे भी आप बात को जाने। हम जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बिहाफ पे E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू जो होता है बच्चों वो C बाई लैम्डा के बराबर होता है, जहां C लाइट की क्या है, जहां C लाइट की वेलोसिटी है और लैम्डा उसका वेव लेंथ है बच्चों, वेव लेंथ है लैम्डा। तो हम इसको E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब थ्योरेटिकल बातें खत्म हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको केमिस्ट्री से तो बेहतर पढ़ाने की कोशिश किया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड नॉलेज दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में।
अब हम आ जाते हैं इस पे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही हमारी ताकत है, न्यूमेरिकल्स ही हमारी जान है। न्यूमेरिकल के ही बिहाफ पे हम बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं। फिर हम कुछ एडिशनल बातें और आपको बताएंगे। पहले आइए हम देख लें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछ सकता है। मान लीजिए बच्चों कि हमसे कहता है कि सपोज वी हैव अ बल्ब ऑफ 25 वाट। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास एक 25 वाट का बल्ब है, सॉरी एक 25 वाट का बल्ब है गाइस। अब कहता है कि इस पे लिखा है ये 25 वाट, ठीक है। आगे कहता है हमें कि ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। जब इसे प्लग किया जाता है, यानी जब इसमें इसको होल्डर में लगाया जाता है, तो ये जो लाइट देता है ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। तो सबसे पहले तो हम इसी का मतलब समझ लेंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब है। ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ हो, ओनली वन लैम्डा, एक वेवलेंथ से एसोसिएट हो, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक 25 वाट का गाइस बल्ब है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करता है, और कहता है कि उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो वेवलेंथ है वो है 0.6 माइक्रोमीटर के बराबर, 0.6 माइक्रोमीटर के बराबर। तो हमसे पूछता है कि द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। देख लीजिए हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने फोटोन इमिट कर रहा है, यही हमको बताना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। सॉल्यूशन देखिए आप और बातों को होल्ड करने की कोशिश करिए। देखिए अगर हम जानते हैं कि वर्क जो होता है वो होता क्या है बच्चों, ये पावर जो है वर्क अपॉन टाइम होता है। यानी कि अगर हम बोलें जूल पर सेकेंड यूनिट, तो इसी जूल पर सेकेंड को ही वॉट बोला जाता है बच्चों। यानी कि चाहे मैं बोलूं 25 वॉट लिखा है और चाहे मैं बोलूं कि 25 जूल पर सेकेंड लिखा हुआ है, इससे बहुत कुछ हमको पता लग जा रहा है। हमको पता लग जा रहा है कि एक सेकेंड में ये जो बल्ब है 25 जूल एनर्जी इमिट करता है, 25 जूल एनर्जी इमिट करता है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इमिट करता है। अगर ये 25 की जूल एनर्जी इमिट करता है एक सेकेंड में, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द एनर्जी, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो जरा देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी तरह से एक फोटोन की एनर्जी पता लग जाए और 25 को उसी से डिवाइड कर दें, तो हमें नंबर ऑफ फोटोन पता लग जाएगा। कैसे? ऐसे देखो मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल सा लॉ है। मान लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी में आम भरे हुए हैं और बाल्टी का वजन है 20 किलोग्राम और हर आम का वजन है द वेट ऑफ ईच मैंगो इज 2 किलोग्राम। तो बाल्टी में कितने आम, फिर से सुन लीजिए, एक बाल्टी में 20 किलोग्राम वजन है आम की वजह से। अगर एक आम का वजन 2 किलोग्राम है तो बाल्टी में कितने आम, तो आप लिखते हो टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मैंगो, यानी कि टोटल बाल्टी में 10 आम है। अब जरा देखो एक सेकंड में टोटल एनर्जी इतनी है, हमें चाहिए नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड या नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, दोनों का मतलब सेम। उसी फोटोन को ही क्वांटा भी बोलते हैं। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड की अगर बात करेगा तो जरा देखो हम लिख देंगे टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड, टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। प्यारे बच्चों अब जरा मुझे बताओ कि क्या मैं एक फोटोन की एनर्जी निकालने में सक्षम हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल सक्षम हूं। देखिए कैसे हूं, एक फोटोन की एनर्जी कैसे आएगी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू नहीं दिया है तो एच सी बाई लैम्डा से आएगा। अब देखो
HC की वैल्यू तुम हमेशा एक साथ याद रख लो, 2 इंटू 10⁻⁻25। नहीं तो बार बार क्या होगा कि आप क्या करोगे कि हर बार क्वेश्चन में HC आएगा, हर बार आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये SI में आता है। ठीक है, तो आप हर बार मल्टीप्लीकेशन से अगर बचना चाहते हो, समय कम करना चाहते हो, तो आप सीधे क्या लिख दो, 2 इंटू 10⁻⁻25। बच्चों अब जरा देखो, HC की जगह 2 इंटू 10⁻⁻25, ये 0.6 माइक्रोमीटर दिया है, यानी 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो एनर्जी आपको जूल में मिल जाएगी। कितनी? एक फोटोन की 10⁻⁻6 है, ये -7 भी हो सकता है, 0.6 हटा दे तो, यानी कि 1/3 इंटू 10⁻⁻25 प्लस 7, यानी कि एनर्जी हो जाएगा कितना, 1/3 इंटू 10⁻25 में से ये जाएगा तो -18 जूल के बराबर हो जाएगा। अब एक फोटोन की एनर्जी हमको मिल गई बच्चों। अगर हमको एक फोटोन की एनर्जी मिल गई है तो बताओ नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे? टोटल एनर्जी है 25, एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है, 1/3 इंटू 10⁻⁻18, 10⁻⁻18, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻+18, 10⁻+18, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। देखो जब मल्टीप्लाई करोगे 1/3 है तो 3 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 75 इंटू 10⁻18 या 7.5 इंटू 10⁻19 क्वांटा पर सेकेंड इमिट करेगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इस क्वेश्चन में जरूर कुछ सिखा पाया हूंगा। यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको खत्म करने के बाद हम लोग बच्चों किसी और क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमसे बातों को पूछ सकता है, बातों को फंसा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में बच्चों हमसे कहता है कि एक फोटोन है, सपोज वी हैव अ फोटोन एंड द wavelength of this photon is 300 नैनोमीटर। ये जो फोटोन है बच्चों, ये किसी गैस मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसी गैस मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मींस वी हैव अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल एंड अगेन इमिटेड इनटू 2 फोटोन। एक फोटोन गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब करके 2 फोटोन के फॉर्म में इमिट कर दिया जाता है। कहता है इन दोनों फोटोनों में अगर एक का वेवलेंथ हो 400 नैनोमीटर तो दूसरे का वेवलेंथ कितना होगा। फिर से सुन लीजिए, हमारे पास एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, उसको एक गैसियस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके 2 फोटोन में स्प्लिट कर दे रहा है, और कहता है कि अगर एक फोटोन की एनर्जी 400 नैनोमीटर है तो दूसरे की कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खाली हमको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल जो एनर्जी है इनिशियली, वो टोटल एनर्जी फाइनली के बराबर होगी। इनिशियल कितनी एनर्जी है, hc/λ के बराबर, और फाइनल कितना हो गया, hc/λ1 प्लस hc/λ2। भाई टोटल एनर्जी अगर इनिशियल E ऐसे कह दो E1 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मान लो E2 है इसकी एनर्जी E3 है, तो E2 प्लस E3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही हमने यहाँ किया डायरेक्ट, E1 की जगह क्या लिख सकते हैं, hc/λ, और E2 की जगह hc/λ1 प्लस E3 की जगह hc/λ2। भाई इनिशियल एनर्जी एक ही फोटोन की वजह से होगी, देखो हमने यहाँ एक ही फोटोन की एनर्जी लिखी है, और बच्चों जो फाइनल एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होगी, जो फाइनल एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होगी, फाइनल एनर्जी जो होगी मेरे शेरों वो किसकी वजह से होगी, जरा बताओ,
फाइनल एनर्जी जो होगी वो इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों को सम कर देंगे तो hc तो कॉमन है, कट जाएगा, इसमें से भी कट जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/λ is equals to 1/λ1 plus 1/λ2. We have the value of lambda and that is how much, 300 nanometer. And again we can say that we have the value of λ1, तो we want to calculate the λ2. λ2 हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। कैसे आ जाएगा, जब तुम λ2 निकालोगे तो 400 into 300 और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100, यानी कि उसका लैम्डा लगभग 1200 के आसपास आ जाएगा। is almost equals to 1200 नैनोमीटर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगर आप कहिए तो और भी कुछ क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, और भी चीजों को आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि हमसे कहता है कि अगर हमारे 1 मोल क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो है 242 किलो जूल पर मोल। 1 मोल क्लोरीन के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 242 किलो जूल पर मोल। कहता है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल फॉर ब्रेकिंग क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। क्या कहता है, बहुत गौर से देखो, कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि लैम्डा मैक्सिमम, कितना अधिकतम हो लैम्डा कि वो क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्डों को तोड़ दे। तो ये बात बहुत आसानी से जानी जा सकती है। कैसे, जरा देखिए कि 1 मोल क्लोरीन के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 242 किलो जूल एनर्जी लगती है। तो 1 मोल क्लोरीन में कितने क्लोरीन होंगे, 6.023 into 10 raised to the power 23 क्लोरीन होंगे। इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 242 किलो जूल एनर्जी लगती है। तो एक क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 242 अपॉन 6.023 into 10 raised to the power 23 किलो जूल एनर्जी लगेगी। अब जरा देखो, इतनी एनर्जी लगेगी 1 मोल क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो हम लोग जानते हैं E is equals to hc by lambda होता है, बट दिस वन इज गिवन इन किलो जूल। तो सी, इसको तुम चाहो तो 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लो, यानी 242 अपॉन 6.023 इंटू, इधर 1000 करेंगे तो नीचे 10 की पावर 20 आ जाएगा। ये हो गया जूल में। अब जरा देखो E हमें कितनी एनर्जी चाहिए, एक क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो सकता है, जरा देखो, एनर्जी की जगह पुट कर दो 242 अपॉन 6.023 इंटू 10 raised to the power 23। hc की वैल्यू तुम्हें मालूम है 2 इंटू 10 raised to the power -25 लैम्डा। यहां से हम लोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो लैम्डा मैक्स यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू पूरा सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाता है, लगभग ये 497 के आसपास आता है। यानी कि अधिकतम इतना नैनोमीटर का लैम्डा गिरे तभी जा करके यहाँ क्या होगा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू इससे बिलो हो जाएगी तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां से बच्चों हम लोग काफी कुछ सीख पाए इन 2-3 क्वेश्चनों से। उसके बाद अब क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं। एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है, हालांकि एनसीईआरटी में ही दिया है,
बट क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगता है। वो क्या है जरा देखिए, और इसी से हम लोग लास्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जैसे कहता है कि द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कहता है कि द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। एक हमारे पास बच्चों सिल्वर मेटल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। कहता है कि इस कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है कितने का वोल्टेज लगा करके, 0.35 वोल्ट का। कहता है कि when the radiation of when the radiation of 50 nanometer when the radiation of 50 nanometer is used to calculate the work function for silver metal, इसके लिए वर्क फंक्शन निकालो। अब क्वेश्चन शायद आपको एक बार में अच्छे से समझ में ना आया हो, तो मैं जब तक आपको समझा नहीं दूंगा तब तक आगे नहीं चलूंगा। ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको क्लास में भी करा देता हूं। देखिए, कहता है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है भैया। मेटल कौन सा है, सिल्वर है, कोई बात नहीं। सिल्वर का कैथोड है मान लो, ठीक है। तो जरा देखो, कह रहा है कि यहां इस पर जब लाइट गिराई जा रही है, कितने नैनोमीटर की, 50 नैनोमीटर की। तो कह रहा है यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा सरपट एनोड की तरफ भागेगा। तो कह रहा है कि 0.35 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन रोका जा सकता है। तो जरा बताओ, वह पोटेंशियल जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल करके एनोड पे नहीं पहुंच पाता है, वह पोटेंशियल जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से चलकर एनोड पर नहीं जा पाता है, उसी को तो सरकार हमारे बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं ना, कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि ये जो 0.35 वोल्ट कह रहा है वो आपको कट ऑफ पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है जरा आप इसका क्या निकालो, वर्क फंक्शन निकालो। बहुत ही आसान है वर्क फंक्शन निकालना, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं भैया वर्क फंक्शन निकालना। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बच्चों कि हाफ mv square is equals to h nu minus h nu naught. This one is the work function. इसको अगर हम phi से रिप्रेजेंट करें तो phi is equals to क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो h nu इधर आ जाएगा और माइनस हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा देखो, h न्यू की वैल्यू तो तुरंत निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ hc बाई लैम्डा, माइनस हाफ mv स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन की जान है। इसको निकाला नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है। भाई 0.35 वोल्ट पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो थियरी पे जाइए, इसका मतलब कि 0.35 वोल्ट पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रोक लिया गया है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो यहां से चढ़ के यहां पहुंचते रहते हैं। अब अगर इस वोल्टेज पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये वह वोल्टेज है जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखो, 0.35 वोल्ट से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है। आप लोग काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं फिजिक्स में, Q इंटू वी। यहाँ Q है चार्ज और V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलाम। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 0.35 वोल्ट। तो कूलाम वोल्ट, यानी ये भी जूल ही है, SI यूनिट में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो यहां से हम पा लेंगे कि कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रही होगी। बहुत ट्रिकी बात है, देखो फिर से बोल देता हूं, धुन सुनना ध्यान से। कहता है
कि 0.35 वोल्ट पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके एनोड पे नहीं जा पा रहा है, यानी कि ये कट ऑफ पोटेंशियल है। अगर ये कट ऑफ पोटेंशियल है तो इस पर मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रोक लिया गया होगा, और मैक्सिमम एनर्जी इस वोल्टेज पर कितना हो सकता है? तो तुम एनर्जी का एक ही फॉर्मूला रटे रहते हो, हाफ mv², लेकिन एक फॉर्मूला और फिजिक्स बताता है, Q इंटू वी। जो बच्चे जो है मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ लिए होंगे उनको ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये जान पाए होंगे। तो इसकी जगह हम Q इंटू वी पुट कर देंगे। Q है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और V है 0.35 वोल्ट, और बच्चों hc बाई लैम्डा, चलो तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? hc की वैल्यू तुम्हें मालूम है 2 इंटू 10⁻⁻25। बार बार इसको लिखने से अच्छा है कि एक बार याद कर लो, हमेशा के लिए काम खत्म हो जाए। लैम्डा कितने नैनोमीटर की लाइट गिर रही है? 50 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है। अगर बच्चों 50 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर लिख देंगे कि 50 इंटू 10⁻⁻⁹, 50 इंटू 10⁻⁻⁹ कर देंगे। अब बच्चों जरा बताओ कि फाई की वैल्यू हमको क्या हुई? फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस माइनस 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 0.35। जरा बताइए, इसकी मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 100% सॉल्व कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही बच रहा है, उसको आप कर लीजिएगा। तो यहां से हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा हमको। फाई की वैल्यू कितना? 2/50, यानी कि 1/25 इंटू 10⁻⁻25 है, प्लस 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 यानी 10⁻⁻16 के बराबर हो जाएगा। और माइनस ये कितना है? 1.67 इंटू 0.35। कैलकुलेशन भी आप लोग मुझसे ही करवा दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं। 0.56 इंटू 10⁻⁻19 के आसपास वैल्यू आएगी। इसको अब सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो ये 25 चौका 100 पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया, फिर जीरो बढ़ाया तो 0.04 इंटू 10⁻⁻16 माइनस 0.56 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। यानी कि इसको अपन 4 इंटू 10⁻⁻18 या 0.4, अच्छा वैल्यू नेगेटिव में आ जा रही है, यानी हमने थोड़ी सी डाटा में मिस्टेक कर दिया होगा। लो इसको 250 कर दो, कोई बात नहीं। तो 250 कर दिया अगर हमने, तो क्वेश्चन बना के बोल रहे बेटा तो थोड़ी गलती हो जाती है उसमें डेटा में, उससे कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं। अगर हम 250 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/250 कर दिया हमने, तो आप पाओगे कि 1/250 कर दिया। एक सेकेंड, वो 10 1 2 125 हो जाएगा, तब तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि रुको, और छेड़खानी नहीं करते हैं, वेट। इसको इरेज किया, इसको इरेज किया, और इसको इरेज किया, यही तो था ना भाई? हाँ, इसको इरेज किया तो 2/50 है अगर कोई चीज, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? उसको हम लोग बोल सकते हैं 1/25, राइट? तो 1/25, वेट 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 वेट, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देता हूं मैं। जरा देखिए, अगर बच्चों यहाँ पर हम करते हैं, यही तो थे, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा मत इरेज करवाइएगा। थोड़ा मैथमेटिकल चीजें नहीं मैनेज होती हैं तो हम लोग उसको मैनेज कर देंगे, उतना परेशान नहीं होंगे। देखो 1/25 हुआ यहाँ, इंटू 10⁻⁻16 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया था? यह आया था 0.56 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -18, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -18 माइनस 0.56 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ठीक है, तो अगर हम लोग 10 रेज टू द पावर -18 कॉमन कर देते हैं श्रीमानो, तो 4 और माइनस कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -19 है तो -1 बचेगा, यानी कि 4 माइनस 0.056। सही तो था दोस्तों। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। यहां से हम क्या पा जाएंगे, वर्क फंक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी कुछ यहां से दिया जा सकता है, जो भी कुछ ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, उसमें मैंने एक बेहतर एफर्ट किया है आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर चीजों को समझ भी पाए होंगे। बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। अब आप इसको अगर समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पाए हैं तो इस पे बार बार आप अपना प्रयास लगाएं और चीजों को सीखने की कोशिश करें। यूजेस भी इसके बहुत सारे हैं, इसने कई सारी चीजों का, अगर तुम्हें बताऊं, देखो इसने कैसे वेव थियरी को बर्बाद किया, जरा देखो वेव थियरी के सामने इसने कैसे मुंह उठा करके जो है अपने आप को साबित किया कि देखो भाई वेव थियरी तुम गलत हो और देखो मैं सही हूं। कैसे किया जरा देखो। सबसे पहली चीज कि वेव थियरी क्या कहती है और ये क्या कहता है, दोनों को हम रिलेटिवली अगर आपको समझाएं तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग जान सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। देखो वेव थियरी में कहता है कि इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। फिजिक्स में आपको जरूर पढ़ाया गया होगा ये चीज, यानी कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़नी चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस वेव की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उससे एसोसिएटेड एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी बढ़ा देने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जानी चाहिए थी, जबकि प्रैक्टिकली ये बात सपोर्ट नहीं करता था। प्रैक्टिकली इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो बताओ वेव थियरी को उसने चैलेंज किया इस बात से, नंबर 1। नंबर 2, अगर लाइट वेव होता यानी वेव थियरी की तरह से रहता, तो जरा बताओ अगर किसी सरफेस पर लाइट गिरता तो वेव गिरता तो एनर्जी पूरे एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होती, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मिलती। अगर किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मिल रही है तो लाइट वेव नहीं है, लाइट क्या है, पार्टिकल है। लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो जरूर आप इन बातों को बच्चों अच्छे से जान पा रहे होंगे। अगर देखो अब अगर हम लाइट की बात करें तो वेव थियरी कहती है कि फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, जबकि पार्टिकल थियरी कहती है कि फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से बहुत लेना देना है। प्रैक्टिकल तौर पर पार्टिकल थियरी ही सही पाई जाती है, तो वेव थियरी क्या हो जाती है, रूल आउट हो जाती है। यानी कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो ये कई ऐसे भी तथ्य दुनिया को देता है जो वेव थियरी को पूरी तरह से चैलेंज कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जरूर कुछ समझा पाया हूंगा अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बच्चों क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं, आप उनको खूब अच्छे से एफर्ट लगाइए, उन पे खूब अच्छे से कोशिश करिए और खूब अच्छे से चीजों को जानने की भी कोशिश करिए। एक बात और मुझे याद आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप देखते होंगे कई ऐसे दरवाजे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें भी एक तरह की व्यवस्था होती है बहुत गजब की। क्या होता है, पूरा इसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। देखो एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है। फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट होने की वजह से मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूँ, और आप देखोगे तो आपको फिजिक्स में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर बच्चों हम बात करें तो एक इस तरह का सर्किट होता है किसी भी ऑटोमेटिक डोर में। उस सर्किट में देखो एक मैग्नेट लगा रहता है और ये कॉइल के थ्रू इनसे जुड़ा रहता है, कॉइलिंग की गई रहती है। अब जरा देखो, एक हमारे पास मान लीजिए की है,
ऐसी व्यवस्था है। देखो ये हमारे पास सपोज करो y है और हमारे पास एक है x। जरा देखना, दुनिया के जितने भी ऑटोमेटिक डोर हैं उन सब में यही सेम कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब जरा देखो, जैसे ही यहां आकर के एक इंसान खड़ा हो जाएगा, आर्ट मेरी बहुत अच्छी है, देख ही सकते हैं आप लोग। इंसान खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेल था, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है मान लीजिए, तुरंत इस पर लाइट का गिरना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ही इस पे लाइट का गिरना बंद हो जाएगा तो पूरे सर्किट में करंट का बहना बंद हो जाएगा। जैसे ही करंट का बहना बंद हो जाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और ये हिस्सा फ्री हो जाएगा। ये हिस्सा जैसे ही फ्री हो जाएगा तुरंत दरवाजा क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा। अब जरा देखो, जैसे ही इंसान हटेगा देखो क्या होगा, इंसान के हटते ही क्या होगा, इस पे लाइट गिरेगी। इस पे जैसे ही लाइट पहुंचेगी तो लाइट पहुंचेगी जब बच्चों इस पे, तो क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट जैसे ही फ्लो होगा तुरंत ये समझ लो स्विच है, तुरंत ये स्विच क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी इसके साथ, और जो दरवाजा खुला हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म चलता है किसमें, ऑटोमेटिक डोर्स में। ऑटोमेटिक डोर्स में जब इस पे लाइट का गिरना बंद हो जाएगा तो जरा देखो, लाइट का गिरना बंद हो जाएगा तो सर्किट में करंट गायब हो जाएगा। करंट गायब हो जाएगा तो जरा देखो, करंट गायब हो जाएगा तो ये मैग्नेट यहां से छूट जाएगा, यानी एक तरह का स्विच है जो क्या हो गया, ऑफ हो गया। जैसे स्विच ऑफ होगा दरवाजा खुल जाएगा। और फिर क्या होगा, जैसे ही इंसान हटेगा लाइट इस पे गिरना शुरू होगी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे करंट बहने लगेगा, ये स्विच लॉक हो जाएगा। जैसे ये स्विच लॉक होगा तुरंत दरवाजा बंद हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म वर्क करता है किस पर, जो हमारे सेल वगैरह यूज होते हैं।